उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015। उत्तर प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग 3 संख्या 255/3-2015-13 11/14 लखनऊ दिनांक 6 फरवरी 2015। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स राम तीर्थ मार्ग नरही लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। एक्ट का ध्वन्यांकन जून 2018 में हुआ तथा वाचन श्रद्धा श्रीवास्तव का है। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 1। अधिसूचना प्रकीर्ण। संविधान के अनुच्छेद 154 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015। भाग 1। नंबर 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 1.1 ये नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 कही जाएगी। 1.2 ये तुरंत प्रवृत्त होगी। नंबर 2 परिभाषा। 2.1 मिशन का तात्पर्य शासनादेश संख्या 2/60-3-15-13 11/14 दिनांक 7/1/2015 में यथावर्णित उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन से है। 2.2 राज्य अनुश्रवण समिति का तात्पर्य शासनादेश संख्या 21/60-3-15-13 11/14 दिनांक 7 जनवरी 15 में यथावर्णित मिशन के अधीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अनुश्रवण समिति से है। 2.3 संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान से है। 2.4 जिला संचालन समिति का तात्पर्य शासनादेश संख्या 82/60-3-15-13 5/15 दिनांक 16 जनवरी 2015 में यथावर्णित मिशन के अधीन गठित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति से है। पृष्ठ 2.5 कोष का तात्पर्य उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से है। 2.6 सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है। 2.7 जिला का तात्पर्य स्थायी या अस्थायी निवास या घटना स्थल के जिला से है। 2.8 सचिवालय का तात्पर्य शासनादेश संख्या 82/60-3-15-13 5/15 दिनांक 16 जनवरी 2015 में यथावर्णित मिशन के कार्यकलापों के निष्पादन में राज्य अनुश्रवण समिति के सहायतार्थ स्थापित कार्यालय से है। 2.9 कोष प्रबंधन इकाई का तात्पर्य
मिशन की राज्य अनुश्रवण समिति के सचिवालय के उस प्रभाग से है जिसे राजकीय बजट से सहायता मिलेगी और जो कोष के संचालन और अनुरक्षण और इसके कार्यकलापों का अनुश्रवण करने के लिए गठित होगी। 2.10 सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य मिशन के अधीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य अनुश्रवण समिति से है। भाग 2 धारा 3 कोष क कोष में राज्य या केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों, व्यक्तियों तथा अन्य संगठनों से अनुदान या दान के रूप में प्राप्त धनराशि सम्मिलित है। ख सैद्धांतिक रूप से इस कोष का परिचालन बजटीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकार के रुपए 100 करोड़ के योगदान से किया जाएगा, जिसे उसी स्तर पर बनाए रखा जाएगा तथा किसी वित्तीय वर्ष में यथा आवश्यकता बढ़ाया जाएगा। पृष्ठ 3 धारा 4 कोष का उपयोग। इस कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। क यह जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं या बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करेगा। इस कोष का उपयोग ऐसी पीड़िताओं के भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पुनरुद्धार के साथ साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए भी किया जाएगा। ऐसे दृष्टांतों जिनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति और अन्य अनुतोष उपलब्ध होंगे तथा उनकी प्रक्रियाएं संलग्न 1 में दी गई हैं। ख ऐसी महिलाओं या बालिकाओं को सहायता उपलब्ध कराना जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार नहीं है किंतु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सीय एवं शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार की सहायता के लिए पात्रता श्रेणी एवं उसकी प्रक्रियाएं संलग्नक 2 में दी गई हैं। ग इस कोष में जन सामान्य के योगदानों को या तो योगदानकर्ता की इच्छानुसार किसी विशिष्ट जिले में किसी विशिष्ट गतिविधि के प्रति या कोष में सामान्य योगदान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। महिलाओं या बालिकाओं के कल्याण से संबंधित ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए जन सामान्य द्वारा विशिष्ट या लक्षित योगदान किया जा सकता है की सूची संलग्नक 3 में दी गई है। जिन क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट योगदान दिए गए हैं उनका अनुश्रवण क्रियाकलापवार किया जाएगा। घ इस कोष में किए गए राज्य सरकार के योगदान एवं किन्हीं अन्य योगदानों का उपयोग संलग्नक 1, 2 और 3 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा। पृष्ठ 4 धारा 5 कोष में योगदान। क कोष में सरकारी योगदान को राजकीय कोषागार में लेखा शीर्षक 2232-02-103-10 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष 42 अन्य व्यय के अधीन जमा किया जाएगा, जो कि ब्याज रहित लेखा शीर्षक है। ख जन सामान्य की योगदान भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन शाखा लखनऊ के सरकारी खाते में रखा जाएगा। जन सामान्य की योगदान नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के नाम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसे उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन शाखा लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से भी किया जा सकता है। उक्त खाते में अनुवर्ती हस्तांतरण हेतु डिमांड या ड्राफ्ट चेक भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। ग जन सामान्य द्वारा किए गए योगदान प्रक्रियानुसार अपेक्षित अनुमोदनोपरांत आयकर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत आयकर अधिनियम से छूट के योग्य होंगे। घ कोष के लेखे का रखरखाव राज्य सरकार के विहित नियमों के अनुरूप किया जाएगा। भाग 3 विभिन्न स्टेक होल्डर्स की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। धारा 6 राज्य अनुश्रवण समिति की भूमिका। क मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य अनुश्रवण समिति इस कोष का पर्यवेक्षण एवं प्रबंध करने और उसके अंतर्गत कार्यों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य स्तर पर सक्षम प्राधिकारी होगी। पृष्ठ 5 ये समिति इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन को देगी। ख राज्य अनुश्रवण समिति
मिशन के अनुमोदन से वर्तमान नियमों को संशोधित करने सहित नीति स्तरीय निर्णयों को लेने तथा कोष से मौद्रिक, चिकित्सीय एवं अन्य राहतों की स्वीकृति के संबंध में जिला संचालन समितियों को विशिष्ट दिशा निर्देश देने और आवश्यकतानुसार जिला संचालन समितियों से प्राप्त संस्तुतियों पर आधारित परियोजनाओं को अनुमोदन देने के लिए सशक्त होगी। ग. राज्य अनुश्रवण समिति कोष के संपरीक्षित लेखा विवरणों को प्राप्त करने और उस पर विचार करने तथा उसे मिशन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। धारा 7 कोष प्रबंधन इकाई की स्थापना, संरचना एवं कार्य। क. प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग के पर्यवेक्षण में लखनऊ स्थित कोष प्रबंधन इकाई मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य अनुश्रवण समिति के सचिवालय का एक प्रभाग होगी और कोष के संचालन संबंधी सभी मामलों में मुख्य सचिव के अधीन कार्य करेगी। ख. कोष प्रबंधन इकाई में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। 1. महिला कल्याण विभाग के विशेष सचिव या संयुक्त सचिव अथवा सेवा स्थानांतरण के आधार पर समकक्ष अधिकारी। 2. सेवा स्थानांतरण के आधार पर एक वरिष्ठ वित्त सलाहकार वित्त विभाग से जो अपर निदेशक कोषागार या पेंशन या आंतरिक लेखा परीक्षा या सामूहिक बीमा से निम्न स्तर का न हो तथा जिसे बजट और लेखा कार्य का अनुभव हो। पृष्ठ 6. 3. कोष के लेखा एवं लेखा परीक्षा के स्थायी अभिलेखों के रखरखाव के लिए सेवा स्थानांतरण के आधार पर 2 समीक्षा अधिकारी सचिवालय के नकदी या लेखा या इरला अनुभाग। 4. संविदा के आधार पर 2 प्रोग्रामर। 5. संविदा के आधार पर 2 सहायक प्रोग्रामर। 6. संविदा के आधार पर 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर। 7. सेवा प्रदाता से 3 सहायक कार्मिक समूह घ। 8. 2 वाहन चालक सेवा प्रदाता के माध्यम से। 9. कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन वर्किंग नेटवर्किंग एवं डाटा की सुरक्षा के लिए कोष प्रबंधन इकाई को तकनीकी सहायता जैसा कि उपर्युक्त प्रस्तर 4, 5 एवं 6 में वर्णित है और उनका प्रशिक्षण NIC द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 10. कोष प्रबंधन इकाई के लिए संविदा के आधार पर कार्मिकों जैसा कि उपर्युक्त 4, 5 एवं 6 में वर्णित है को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के यूपी डेस्को के माध्यम से रखे जाएंगे। जनशक्ति की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए ये कार्य NIC के परामर्श से किया जाएगा। 11. उपर्युक्त 7 एवं 8 में उल्लिखित सहायक कार्मिकों को किसी सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से रखा जाएगा। 12. कोष के सर्वर राज्य डाटा केंद्र या NIC डाटा केंद्र में उपलब्धता के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। पृष्ठ 7. 13. कोष प्रबंधन इकाई एवं डाटा केंद्र लखनऊ के लिए हार्डवेयर विशिष्टियों के बारे में NIC से परामर्श करके यूपी डेस्को द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ग. कोष में योगदान एवं उसके भुगतानों के ऑनलाइन तंत्र का कोष प्रबंधन इकाई द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाविहित हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से संचालित किया जाएगा। घ. जिला संचालन समिति लाभार्थी के नाम, धन अवमुक्त करने के उद्देश्य, लाभार्थी के बैंक खाते एवं बैंक के IFSC कोड आदि जैसे विवरणों के साथ पदाविहित हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त मांग कोष प्रबंधन इकाई को प्रेषित करेगी। अंगा. मांग प्राप्त होने के उपरांत समुचित अनुमोदनोपरांत कोष प्रबंधन इकाई के प्राधिकृत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार देयक यानी बिल तैयार किया जाएगा और लाभार्थी के खाते या अस्पताल के खाते या शैक्षिक संस्था के खाते यथा अपेक्षित में भुगतान हेतु नोडल ट्रेजरी को प्रस्तुत करेगा। जवाहर भवन लखनऊ कोषागार इस कोष के लिए नोडल कोषागार होगा। च. कोष के ऑनलाइन पोर्टल के संचालन में और सभी संबंधित विभागों यथा पुलिस, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं जिला प्रोबेशन कार्यालय के साथ समन्वय में जिला संचालन समिति की सहायता करने के लिए प्रत्येक जिले में तकनीकी इकाई की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे।
6. एनआईसी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार जिला तकनीकी इकाई के लिए हार्डवेयर प्राप्त करने के लिए जिला संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकृत है। पृष्ठ 8। ज. जिला तकनीकी इकाई के लिए संविदा के आधार पर उपर्युक्त 6 में यथावर्णित कार्मिकों की व्यवस्था यूपी डेस्को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से की जाएगी। कार्मिकों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए ये कार्य एनआईसी के परामर्श से किया जाएगा। पोर्टल के सुचारू एवं कुशल संचालन के लिए रखे गए कार्मिकों को एनआईसी समय समय पर प्रशिक्षण भी देगा। झ. कोष प्रबंधन इकाई लखनऊ स्थित डेटा सेंटर के सर्वर सहित और सभी जिलों में जिला तकनीकी इकाइयों को उनकी स्थापना की प्रारंभिक लागत तथा आवर्ती वार्षिक व्यय, कार्यालय व्यय और वेतन सहित बजटीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 8. एनआईसी की भूमिका। क. एनआईसी वेब आधारित प्रयोक्तानुकूल एक वृहद सॉफ्टवेयर का विकास एवं अनुरक्षण करेगा, जिससे कि इस पद्धति से इस कोष के अधीन आय एवं व्यय के साथ साथ अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सुगम बनाया जा सके और उनका अनुश्रवण किया जा सके तथा इसे वित्त विभाग की राजकोष ई पोर्टल तथा लोक वित्त प्रबंधन पद्धति PFMS से जोड़ेगा। इस कोष का ऑनलाइन पोर्टल सभी संबंधित विभागों के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। ख. वेब आधारित पद्धति इस कोष की कार्यविधि और इसके प्रवाह में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। एनआईसी ये सुनिश्चित करेगा कि इस वेबसाइट का फ्रंट ऑफिस पोर्टल जनता की पहुंच में हो, जिससे कि वे कोष के क्रियाकलापों जिनके लिए उन्होंने योगदान किया है की स्थिति की जानकारी कर सकें। ये वेब पोर्टल इंटरनेट के माध्यम से अंतरित या प्रयुक्त धनराशियों की स्थिति की जानकारी जनता को देने के लिए 24x7 के आधार पर प्रभावी एवं अबाध अंतरा फलक यानी इंटरफेस उपलब्ध कराएगा। पृष्ठ 9. ग. इस सॉफ्टवेयर में इस कोष के अधीन धनराशियों के समस्त लेन देन की उपयोगिता एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से तैयार करने की भी विशिष्टियां होंगी। घ. प्रत्येक संबंधित विभाग से नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे जो वेब पोर्टल के संचालन में एनआईसी के साथ समन्वय करेंगे। धारा 9. जिला संचालन समिति की भूमिका। क. लाभार्थियों को कोष से संलग्न 1 व 2 में यथावर्णित राहतों की स्वीकृति एवं अनुश्रवण करना तथा जहां कहीं भी अपेक्षित हो राज्य अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त करना। ख. जिला संचालन समिति द्वारा प्राप्त समस्त प्रस्तावों की हार्ड कॉपी पोर्टल से डाउनलोड की जाएगी तथा संबंधित विभागीय कार्यालयाध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से अनुमोदित होने के उपरांत ही पदाभिहित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा राहत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों को जिला संचालन समिति की ओर से कोष प्रबंधन इकाई को अग्रसारित किए जाने हेतु उन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे। ग. राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन से संलग्न 3 की परियोजनाओं यथा अपेक्षित का कार्यान्वयन करना, जिसमें संबंधित विभागों के माध्यम से परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के साथ साथ लागत से अधिक व्यय किए बिना परियोजनाओं की समय से पूर्णता सुनिश्चित करना सम्मिलित है। धारा 10. स्वीकर्ता प्राधिकारी। क. जिला संचालन समिति कोष से केवल ₹10 लाख की सीमा तक की राहतों जो कि संलग्न 1 व 2 में उल्लिखित है के लिए स्वीकर्ता प्राधिकारी है। ₹10 लाख से अधिक की राहत धनराशि के लिए राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन हेतु संस्तुतियां ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी। ख. संलग्न 3 में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए स्वीकर्ता प्राधिकारी राज्य अनुश्रवण समिति है। पृष्ठ 10. भाग 4. कोष नियमावली के संलग्न 1, 2 व 3 में यथा परिभाषित विभिन्न कार्यकलापों हेतु पोर्टल के अंतराफलक यानी इंटरफेसेस। धारा 11.1. विचाराधीन अभिलेखों के प्रमाणीकरण हेतु डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है। 11.2.
जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला संचालन समिति के सदस्य सचिव होने के कारण या डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करे, कोष प्रबंधन इकाई को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण हेतु अभिलेखों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए जिला संचालन समिति का पदाभेद हस्ताक्षरकर्ता होगा। 11.3 इस कोष की नियमावली में यथा परिभाषित विभिन्न कार्यकलापों के निष्पादन हेतु पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों और राज्य एवं जिला समितियों के प्राधिकृत सदस्यों को एक लॉगिन व पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से वेब पोर्टल तक उनकी पहुंच हो सके। 11.4 लाभार्थी या पीड़िता के विवरणों, कोष में किए गए योगदान एवं उसके व्यय की डाटा एंट्री वेब पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस कार्य हेतु प्राधिकृत चिकित्साधिकारी के सहायतार्थ एक कंप्यूटर सहायक तैनात करेगा, जिसे एनआईसी द्वारा वेब पोर्टल चलाए जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। 11.5 वेब पोर्टल में प्रत्येक स्टेक होल्डर के साथ साथ जनसामान्य के लिए अंतराफलक यानी इंटरफेस उपलब्ध होगा। 11.6 कोष प्रबंधन इकाई और जिला तकनीकी इकाइयों ऑनलाइन वेब पोर्टल के संचालन एवं प्राप्त संस्तुतियों को संसाधित यानी प्रोसेस करने में क्रमशः राज्य अनुश्रवण समिति और जिला संचालन समितियों की सहायता करेगी। पृष्ठ 11 धारा 12 संलग्नक 1 में परिभाषित मामलों के संबंध में प्रक्रिया। संलग्नक 1 के अधीन सहायता प्रदान किए जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है। क क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया। 1 प्राधिकृत जिला पुलिस अधिकारी पीड़िता की प्राथमिकी और अन्य विवरणों को ऑनलाइन दर्ज करेगा और अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा। 2 तत्पश्चात इस तरह से हस्ताक्षरित अभिलेख जिला संचालन समिति के पदाभिहित या निर्दिष्ट हस्ताक्षरकर्ता के साथ साथ प्राधिकृत चिकित्साधिकारी दोनों के इनबॉक्सों में स्वतः से प्रदर्शित होंगे। 3 तब प्राधिकृत चिकित्साधिकारी मेडिकल रिपोर्ट को ऑनलाइन दर्ज करेगा और अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा। इस तरह से पूर्ण किया गया अभिलेख जिला संचालन समिति की स्वीकृति हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। 4 पदाभेद या निर्दिष्ट हस्ताक्षरकर्ता विहित प्रारूप जिसे वेबसाइट से जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर सहित डाउनलोड किया जाएगा पर जिला संचालन समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करेगा। 5 उसे वैसा ही स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और पदाभेद हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षरों के अधीन भुगतान की अनुशंसा के साथ कोष प्रबंधन इकाई यानी MMU को अग्रसारित करेगा। 6 जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसित अभिलेखों के आधार पर कोष प्रबंधन इकाई यानी MMU द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से मांग सृजित की जाएगी। तदनुसार PFMS पद्धति से धनराशि सीधे लाभग्राहियों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिसकी सूचना जिला संचालन समिति तथा जनपदीय पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। पृष्ठ 12 ख चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया। 1 हिंसा पीड़िता संलग्नक 1 में भाग क की सूची के अनुसार प्रारंभिक उपचार के लिए किसी भी सरकारी चिकित्सालय या सरकारी मेडिकल कॉलेज या राज्य स्वशासी चिकित्सा निकाय या राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय में जा सकती हैं। जहां सरकारी अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जांच की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किंतु निजी क्षेत्र में उपलब्ध हैं, वहां इस प्रकार के उपचार की सुगमता के लिए संलग्नक 1 में बताई गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 2 यदि रेफरल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है तो वो उपचारकर्ता चिकित्सक की विशिष्ट अनुशंसा के आधार पर जिसे जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या सरकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। 3 यदि किसी लाभग्राही को किसी सुनिश्चित सरकारी रेफरल चिकित्सालय या संलग्नक 1 के अनुसार या इन नियमों के अधीन मान्य निजी चिकित्सालय में उपचार की आवश्यकता है तो जिला चिकित्सालय या जिला मेडिकल कॉलेज के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के उपचार की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा का समावेश करते हुए रेफरल प्रपत्र के विवरणों की वेब पोर्टल में प्रविष्टि की जाएगी। संलग्नक 1 के लिए रेफरल
प्रपत्र का प्रारूप चिकित्सा स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा। अभिज्ञान पहचान को सुगम बनाने के लिए रेफरल प्रपत्र की एक प्रति लाभग्राही को उपलब्ध कराई जाएगी। 4. रेफरल चिकित्सालय या संस्था के इनबॉक्स में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ रेफरल प्रपत्र और लाभग्राही के विवरणों को दर्शाया जाएगा। 5. जब लाभग्राही रेफरल केंद्र पर जाए तो उसके सहज अभिज्ञान के लिए रेफरल प्रपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। पृष्ठ 13। 6. लाभग्राही को निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने हेतु रेफरल केंद्र उसे प्रदान किए गए उपचार के आधार पर उन चिकित्सा उपचारों के लिए उसके नाम से एक बिल तैयार करेगा जो इलाज केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध नहीं है। 7. रेफरल केंद्र का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी लाभग्राही की चिकित्सा रिपोर्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और इसे कोष प्रबंधन इकाई FMU को ऑनलाइन अग्रसारित करेगा। 8. रेफरल चिकित्सालय से अभिलेखों की पावती पर कोष प्रबंधन इकाई FMU द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से मांग सृजित की जाएगी। तदनुसार PFMS पद्धति के माध्यम से धनराशि सीधे रेफरल चिकित्सालयों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। 9. विकल्पतः यदि लाभग्राही को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाना हो तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट आवश्यकताएं इंगित किए जाने पर उन्हें अग्रिम धन प्रदान किया जाएगा। 10. इस तरह के प्रकरण में रेफरल केंद्र द्वारा उपचारित लाभग्राहियों के प्रत्येक उपचार पर हुए व्यय का विवरण कोष यानी फंड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। 11. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से परामर्श के उपरांत महिला कल्याण विभाग द्वारा भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। 12. प्रत्येक चिन्हित रेफरल चिकित्सा संस्थान या चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालयों के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों के नामों और उनके संपर्क विवरणों को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा। कोष के वेब पोर्टल पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए लॉगिन और डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करने के लिए ये सूचना आवश्यक है। पृष्ठ 14। ग. शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया। 1. यदि पीड़िताओं या उनके अवयस्क बच्चों की ऐसी शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है जो किसी सरकारी कार्यक्रम के अधीन निःशुल्क उपलब्ध नहीं है तो उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन जिला संचालन समिति को प्रेषित किया जाएगा और जिला संचालन समिति उस प्रकरण की यथार्थता से संतुष्ट होने के बाद आवश्यक सहायता के भुगतान के लिए विहित प्रारूप में अपनी संस्तुति सहित प्रकरण कोष प्रबंधन इकाई FMU को संदर्भित करेगा। तदनुसार कोष प्रबंधन इकाई या FMU द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से मांग सृजित की जाएगी और धनराशि PFMS पद्धति के माध्यम से सीधे शैक्षिक संस्थाओं के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। धारा 13. संलग्नक 2 में परिभाषित प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। संलग्नक 2 से संबंधित मामलों में सामाजिक पेंशनर या किसी अन्य अनुमोदित श्रेणी का होने का फोटोयुक्त ID प्रमाण के साथ इस कोष से चिकित्सीय या शैक्षिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क. चिकित्सा सुविधाओं की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया। सुविधाओं की प्राप्ति के लिए लाभग्राही सर्वप्रथम पंजीकरण के समय पंजीकरण पटल पर एक सामाजिक पेंशनर या किसी अन्य अनुमोदित श्रेणी का होने का फोटोयुक्त ID प्रमाण दिखाएगा। शेष प्रक्रिया उपरोक्त 12 ख के समान होगी। ख. शैक्षिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया। जिन मामलों में लाभग्राहियों को शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है जो किसी सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध नहीं है उन मामलों में विहित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। प्रक्रिया उपरोक्त 12 ग के समान होगी। धारा 14. संलग्नक 3 में वर्णित प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। जनता के अंशदानों सहायता देने की प्रक्रिया उपरोक्त प्रस्तर 5 ख के अनुसार है। कोष में किए गए जनता के अंशदानों का व्यय राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन और इसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। पृष्ठ 15. धारा 15. राज्य अनुश्रवण समिति उपरोक्त 11 से 14 की प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार एवं उनमें संशोधन करने के लिए सक्षम है। भाग 5. धारा 16. सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के नव परिवर्तनों के लिए कोष।
सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं या बालिकाओं के सशक्तिकरण की नव परिवर्तनकारी कार्यकलापों या परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 3% कोष आरक्षित रखा जाएगा। इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत प्राधिकारी राज्य अनुश्रवण समिति होगी। धारा 17 राज्य स्तरीय पुरस्कार क महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण सहयोग और प्रयासों के लिए चयनित व्यक्तियों, सरकारी और गैर सरकारी पदधारकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रदान किए जाने के मानक इस मिशन के अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ख इस कोष से संबंधित आईईसी क्रियाकलापों के लिए कोष को 0.5% आरक्षित रखा जाएगा। धारा 18 प्रशासन क इस कोष की चल और अचल संपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। ख राज्य अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष किसी अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी के रूप में नामित करेंगे, जो समिति की ओर से कोष के परिचालन एवं लेखा अनुरक्षण हेतु प्राधिकृत होगा। ग इस कोष की वार्षिक लेखा परीक्षा महालेखाकार इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा की जाएगी। वित्त विभाग के अधीन आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय भी लेखा परीक्षा में सहायता प्रदान करेगा। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मिशन को प्रस्तुत किया जाएगा। पृष्ठ 16 घ पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जनता की संवीक्षा के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निर्दिष्ट वेबसाइट पर डाला जाएगा। धारा 19 समापन और संपत्ति का निहितीकरण क इस कोष का समापन इसी उद्देश्य के लिए आहूत राज्य अनुश्रवण समिति की किसी विशेष बैठक में मिशन की अनुमोदन से किया जा सकता है। ख कोष के समापन पर कोष में अवशेषों का आवंटन प्रथमतः देनदारियों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा और यदि कोई धनराशि खाते में बचती है तो उसे सरकारी कोषागार में प्रकीर्ण पावती के रूप में जमा करा दिया जाएगा। धारा 20 विविध क पूर्ण पारदर्शिता के सुनिश्चयन हेतु इस कोष के विवरण और इसके अभिलेख पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होंगे और जनता की संवीक्षा के लिए निर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। ख इस कोष के समस्त विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किए जा सकेंगे। ग उपर्युक्त नियमावली मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से जब जिस प्रकार से आवश्यक हो परिवर्तित या परिवर्धित की जा सकेगी। आदेश से रेणुका कुमार प्रमुख सचिव। पृष्ठ 17 संलग्नक 1 अपराध पीड़ित महिलाओं को कोष के अधीन प्रदत्त सुविधाएं। क पीड़िताओं के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 7 कॉलम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा भारतीय दंड संहिता या विशेष अधिनियम की धारा, तीसरा दंड का प्राविधान, चौथा क्षतिपूर्ति किसे देय है, पांचवा क्षतिपूर्ति की धनराशि रुपए में, छठा भुगतान के चरण, सातवां भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं। क्रम संख्या 1 भारतीय दंड संहिता या विशेष अधिनियम की धारा 326 का तेजाब का उपयोग करके जानबूझकर गहरी चोट पहुंचाना। दंड का प्राविधान 10 वर्षों से अन्यून। क्षतिपूर्ति पहला पीड़िता को और दूसरा पीड़िता की मृत्यु की दशा में बच्चों को नहीं तो माता पिता को। क्षति की धनराशि पहला रुपए 3 लाख 10% से 30% तक जलने की दशा में अथवा चेहरे के ऊपर 2% और अधिक जलने के मामलों में अथवा आंख के शामिल होने पर ऊपरी पलक, नीचे की पलक, कॉर्निया और अथवा कंजक्टिवा। दूसरा रुपए 5 लाख चेहरे के ऊपर 2% और उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नाक और मुख, कान, आंख के कार्य बाधित होने की दशा में अथवा 30% से अधिक जलने की दशा में। तीसरा रुपए 10 लाख तेजाब से हमले के कारण मृत्यु होने की दशा में। भुगतान के चरण पहला रुपए 1 लाख का भुगतान 15 दिन के अंदर। दूसरा अवशेष धनराशि यथास्थिति 3 माह के भीतर। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं दोनों किस्तों के भुगतान के लिए एफआईआर, चोट की रिपोर्ट, जलने से हुए घावों का विवरण देते हुए और
यदि मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। क्रम संख्या 2 304 ख दहेज मृत्यु। दंड का प्राविधान 7 वर्ष से अन्यून। क्षतिपूर्ति पीड़िता के बच्चों को। क्षतिपूर्ति की धनराशि 3 लाख रुपए मात्र। भुगतान के चरण न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चार्जशीट। क्रम संख्या 3 भारतीय दंड संहिता 376 क बलात्कार जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाए या वो स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुंच जाए। दंड का प्राविधान 20 वर्ष से अन्यून। क्षतिपूर्ति पहली पीड़िता को, दूसरी पीड़िता की मृत्यु होने की दशा में पीड़िता के बच्चे नहीं तो पीड़िता के माता पिता को। क्षतिपूर्ति की धनराशि 10 लाख रुपए मात्र। भुगतान के चरण पहला रुपए 3 लाख प्रथम किस्त के रूप में पीड़िता के निष्क्रिय दशा को संकेत करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अथवा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में। दूसरा 7 लाख रुपए की शेष धनराशि 3 महीने के भीतर। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं एफआईआर एवं चोट की रिपोर्ट जिससे पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला संकेतित हो तथा चिकित्सा रिपोर्ट जिससे पीड़िता के निष्क्रिय दशा का संकेत हो अथवा यथास्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पृष्ठ 18। क्रम संख्या 4 376 ग किसी प्राधिकारवान द्वारा किया गया यौनिक समागम। दंड का प्राविधान 5 वर्ष से अन्यून। लाभार्थी पीड़िता। धनराशि 3 लाख रुपए। भुगतान का चरण न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर एक मुश्त। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं एफआईआर, चिकित्सा रिपोर्ट, समर्थित चार्जशीट। क्रम संख्या 5 376 घ सामूहिक बलात्कार। दंड प्राविधान 20 वर्ष से अन्यून। क्षतिपूर्ति दिए पीड़िता को। क्षतिपूर्ति धनराशि 7 लाख रुपए मात्र। भुगतान के चरण 15 दिनों के भीतर रुपए 1 लाख का भुगतान किया जाएगा अथवा अवशेष धनराशि चार्जशीट दाखिल होने के 1 माह के अंदर। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं प्रथम किस्त के भुगतान हेतु एफआईआर और चोट की रिपोर्ट अथवा पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला को संकेतित करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट प्रथम किस्त के भुगतान हेतु तथा द्वितीय किस्त चार्जशीट के बाद। क्रम संख्या 6 धारा 4 POCSO प्रवेशक लैंगिक प्रहार। दंड प्राविधान 7 वर्ष से अन्यून। क्षतिपूर्ति देय पीड़िता को। क्षतिपूर्ति धनराशि 3 लाख रुपए मात्र। भुगतान के चरण पहले किस्त के रूप में 15 दिनों के भीतर रुपए 1 लाख। दूसरा चार्जशीट दाखिल होने के 1 माह के अंदर अवशेष 2 लाख रुपए की धनराशि। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं एफआईआर तथा पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला की सांकेतिक चोट की रिपोर्ट तथा चार्जशीट। क्रम संख्या 7 धारा 6 POCSO गंभीर प्रवेशक लैंगिक हमला। दंड प्राविधान 10 वर्ष से अन्यून। क्षतिपूर्ति देय पीड़िता को। क्षतिपूर्ति धनराशि 3 लाख रुपए। भुगतान के चरण पहली किस्त के रूप में 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए। दूसरा चार्जशीट दाखिल होने के 1 माह के अंदर अवशेष 2 लाख रुपए की धनराशि। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं एफआईआर तथा पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला की संकेतिक चोट की रिपोर्ट तथा चार्जशीट। क्रम संख्या 8 धारा 14 POCSO अश्लील प्रयोजनों हेतु बच्चों का उपयोग। दंड प्राविधान 5 वर्ष तक। क्षतिपूर्ति देय पीड़िता को। क्षतिपूर्ति धनराशि 1 लाख रुपए। भुगतान के चरण न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर एक मुश्त। भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं एफआईआर तथा चार्जशीट। क्रम संख्या 9 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित POCSO की धारा 4 या धारा 6 या पेनिट्रेटिव लैंगिक हमले के साथ अवयस्क की मृत्यु। न्यायालय के विवेकानुसार क्षतिपूर्ति देय पीड़िता के माता पिता। क्षतिपूर्ति धनराशि 10 लाख रुपए। भुगतान के चरण न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर एक मुश्त।
भुगतान हेतु पूर्वापेक्षाएं, FIR, पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला को संकेत करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चार्जशीट। पृष्ठ 19। उपर्युक्त क्रमांक 1 से 9 तक के पंजीकृत मामलों के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम अथवा पॉस्को अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य कानून या नियम किसी आयोग अथवा न्यायालय के आदेश द्वारा प्रदत्त अंतरिम अथवा अंतिम क्षतिपूर्ति इस नियमावली के अधीन देय क्षतिपूर्ति के साथ समायोजन योग्य होगी। इस नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त आर्थिक क्षतिपूर्ति की सूचना अनिवार्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाएगी तथा जिला पुलिस द्वारा उक्त सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित न्यायालय को दी जाएगी। कोष हेतु प्रत्येक जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी प्राधिकृत पदाभेद अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। केंद्रीकृत पुलिस वेब सर्वर को कोष के वेब पोर्टल की ऑनलाइन ट्रैकिंग पद्धति से जोड़ा जाएगा। ख. पीड़िताओं हेतु चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था। 1. राज्य सरकार के सभी स्वास्थ्य रक्षण संस्थाओं और चिकित्सालयों, उत्तर प्रदेश स्थित स्वशासी निकायों सहित में पीड़िताओं हेतु आपात चिकित्सा, अनुवर्ती चिकित्सा और ऐसे अन्य आवश्यक उपचार, पुनः स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रियाओं सहित निःशुल्क उपलब्ध कराना ये निम्नवत हैं। प्रारंभिक स्तर का उपचार। क. राज्य सरकार के चिकित्सालय, प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य चिकित्सा इकाइयां। ख. उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, कानपुर, कन्नौज, जालौन, झांसी, मेरठ और सहारनपुर। रेफरल चिकित्सा संस्थाएं। क. उत्तर प्रदेश राज्य के स्वशासी निकाय या विश्वविद्यालय के कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर, LPS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, SGPGI-MS लखनऊ, RML IMS लखनऊ, UP RIMS एंड R, सैफई और KGMU लखनऊ। ख. अन्य केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इन संस्थाओं को मान्यता प्रदान किए जाने के उपरांत। 2. इस प्रकार के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जो कि पीड़िताओं के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक हो, जो कि राज्य के संस्थानों में उपलब्ध न हो परंतु देश में किसी भी जगह स्थित अन्य सरकारी संस्थानों या विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विख्यात चिकित्सालयों में उपलब्ध हो। पृष्ठ 20। 3. कोष के अधीन आच्छादित सेवाएं। क. सभी प्रकार की जांचें प्रतिबिंबित करने वाली एक प्रयोगशाला की नैदानिक प्रक्रियाओं सहित और आपातकालीन अनुवर्ती चिकित्सा और अन्य आवश्यक उपचार प्रक्रियाएं पश्चातवर्ती दिनांकों में की गई पुनः संरचनात्मक प्रक्रियाओं और मनोवैज्ञानिक उपचार सहित और पीड़िता के लिए आवश्यक रेफरल उपचार जो कि सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध न हो, इस कोष के अधीन आच्छादित होंगी। ख. जांचें जो सरकारी चिकित्सालयों या संस्थाओं में उपलब्ध न हो परंतु निजी क्षेत्र में उपलब्ध हों, इससे आच्छादित होंगी बशर्ते कि संबंधित CMO या CMS द्वारा ये प्रमाणित किया जाए कि ये जांचें पीड़िता के तुरंत या संपूर्ण उपचार हेतु आवश्यक है और सरकारी चिकित्सालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। ग. जिला संचालन समिति इस नियमावली के उद्देश्यों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप जिले में 2 से अनधिक नैदानिक यानी डायग्नोसिस्ट केंद्रों को मान्यता देगी। इन मान्यता प्राप्त केंद्रों द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसका प्रारूप चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षण, जांच कराने वाली लाभग्राहियों के नाम एवं अन्य आवश्यक विवरण से संबंधित सूचना अंकित होगी। इन केंद्रों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बिल जिला संचालन समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। FMU को उक्त बिलों की संस्तुति प्राप्त होने पर संबंधित डायग्नोस्टिक
सेंटर के अकाउंट में ऑनलाइन सीधे भुगतान किया जाएगा। ऐसी जांचों के लिए भुगतान की दरें SGPGI, MS या CGHS की दरों से अधिक नहीं होंगी। घ रेफरल उपचार में वास्तविक चिकित्सीय उपचार का व्यय जांचों और दवाओं का व्यय रेफरल केंद्र पर निःशुल्क न उपलब्ध होने की दशा में आच्छादित होगा। 4. प्रक्रियाएं। क प्रक्रियाएं वही होंगी जो कि नियमावली में निर्धारित हैं। ख सभी जिला चिकित्सालयों या मेडिकल कॉलेजों और चिन्हित रेफरल मेडिकल संस्थाएं कोष के वेब पोर्टल की ऑनलाइन ट्रैकिंग पद्धति से जोड़े जाएंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग डाटा एंट्री ऑपरेटरों, कंप्यूटर हार्डवेयर या उपभोज्य इंटरनेट कनेक्शनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा इसके लिए आवश्यक बजटीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। ग प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज या रेफरल संस्थान एक प्राधिकृत चिकित्साधिकारी को नामित करेंगे जिसके पास नियमावली के अधीन यथापेक्षित डाटा मेडिकल रिपोर्ट को अपलोड करने का प्रभार होगा। घ प्रत्येक उपचार या की गई जांचों को प्रमाणित कराने की आवश्यकता से दूर रहते हुए त्वरित उपचार को सुगम बनाने के लिए अधिमानतः उपचार पैकेज और आधिकारिक सूत्र यानी प्रोटोकॉल सुपरिभाषित होने चाहिए। अंगा कोष से उपचार व्यय के भुगतान के तरीके सहित इस योजना में निजी चिकित्सालयों या संस्थाओं की मान्यता के लिए प्रक्रियाओं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इस प्रकार के उपचार के लिए भुगतान दरें SGPGI, MS या CGHS की दरों से अधिक नहीं होंगी। पृष्ठ 21। संलग्नक 2 क अहर्ता। रोमन 1 समस्त महिला पेंशनर जो भारत सरकार और या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक पेंशन योजनाओं से आच्छादित हैं, समस्त सामाजिक पेंशन लाभार्थियों के खाते पहले से ही कंप्यूटरीकृत हैं। रोमन 2 उपर्युक्त श्रेणी के लाभार्थियों के अवयस्क बालिकाएं या बच्चे। रोमन 3 सरकारी आवासों में रहने वाली महिलाएं जो न तो पेंशन धारक हों न ही BPL कार्ड धारक हों परंतु जो निराश्रित हों। महिला कल्याण विभाग का जिला परिवीक्षा अधिकारी इस श्रेणी हेतु विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। इस हेतु प्रक्रिया WCD द्वारा निर्धारित की जाएगी। रोमन 4 JJ अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या गैर सरकारी बाल गृहों या विशेष गृहों या देखभाल गृहों या प्रेक्षण गृहों में निवास करने वाली बालिकाएं। महिला कल्याण विभाग का जिला परिवीक्षा अधिकारी इस श्रेणी हेतु विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। इस हेतु प्रक्रिया महिला कल्याण द्वारा निर्धारित की जाएगी। रोमन 5 राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित की गई कोई अन्य श्रेणी। ख उपर्युक्त श्रेणी की लाभग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु प्राविधान। 1 उपर्युक्त श्रेणी के लाभग्राहियों के लिए यथावश्यक स्वास्थ्य संबंधी उन समस्याओं का समाधान करते हुए जो उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों, निःशुल्क उपचार यानी पुनः स्वास्थ्य लाभ प्रक्रियाओं सहित उपलब्ध कराना। इस प्रकार की समस्याओं में निम्नलिखित हैं परंतु ये इन तक सीमित नहीं है। रोमन 1 प्रजनन एवं लैंगिक विकार। रोमन 2 लैंगिक रूप से अंतरित संक्रमण। रोमन 3 महिलाओं में सामान्यतया पाई जाने वाली विषालुता या कैंसर। रोमन 4 जरा व्याधि देखभाल। रोमन 5 मनोचिकित्सीय परामर्श और मानसिक विकार। नंबर 6 विरूपण कारित करने वाले जन्मजात दोष। नंबर 7 नेत्रों की देखभाल। पृष्ठ 22। 2 राज्य सरकार की समस्त स्वास्थ्य परिचर्या संस्था और चिकित्सालय राज्य के स्वायत्त शासी निकाय सहित जिनमें उपचार प्रदान किया जाएगा निम्नलिखित है। प्रारंभिक स्तर का उपचार। क प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन राज्य सरकार के चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और अन्य चिकित्सा इकाइयां। ख उत्तर प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, कानपुर, कन्नौज, जालौन, झांसी, मेरठ, सहारनपुर। रेफरल चिकित्सा संस्थाएं। क उत्तर प्रदेश राज्य के स्वायत्त शासी निकाय या विश्वविद्यालय, JK कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर,
LPS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, SGPGI MS लखनऊ, RML IMS लखनऊ, UPR IMS एवं RSFI और KGMU लखनऊ। ख अन्य केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इन संस्थाओं को मान्यता देने के उपरांत। 3 इस तरह के उपचार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना जो पीड़िता के संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक हो, जो राज्य के संस्थानों में उपलब्ध न हो, परंतु जो देश में स्थित किसी भी जगह स्थित अन्य सरकारी संस्थानों या विधिवत मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विख्यात चिकित्सालयों में उपलब्ध हो। 4 इस कोष के अधीन आच्छादित सेवाएं और प्रक्रियाएं संलग्नक 1 के अनुसार हैं। पृष्ठ 23। संलग्नक 3 कोष में जनसामान्य का योगदान। पहला, जनसामान्य के किसी सदस्य, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा कोष में सामान्य रूप में या अपनी पसंद की किसी विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए किसी स्थान या जिले जहां वे इसका क्रियान्वयन चाहते हों को इंगित करते हुए योगदान किया जा सकता है। दूसरा, परियोजनाएं, अवसंरचना, निर्माण, विनिर्दिष्ट लाभार्थी समूहों को सेवा प्रदान करने, सरकारी संस्थाओं से भिन्न संस्थाओं में शिक्षा, क्रीड़ा, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रायोजित करने के रूप में हो सकती हैं। उपकरणों की खरीद के लिए भी योगदान किया जा सकता है। 2 महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण से संबंधित परियोजनाएं जिनके लिए जनता द्वारा कोष में योगदान किया जा सकता है। क शिक्षा को प्रोत्साहन जिसमें भिन्न प्रकार से सक्षम व्यक्तियों हेतु विशेष शिक्षा, खेलकूद की शिक्षा, रोजगार वर्धक व्यावसायिक कौशल तथा इन क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास सम्मिलित है। ख भिन्न प्रकार से सक्षम महिलाओं या बालिकाओं की आजीविका को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर विशेष केंद्रण। ग किसी लाभार्थी या महिलाओं तथा बालिकाओं की शिक्षा को प्रायोजित करना जिसमें सरकारी संस्थानों से इतर संस्थानों में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण या कौशल विकास सम्मिलित है। घ महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना। अंगा प्रौढ़ महिलाओं की आजीविका संवर्धन की परियोजनाओं, वृहद आश्रमों और दिवस परिचर्या केंद्रों की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह की अन्य सुविधाओं पर विशेष केंद्रण। च स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। पृष्ठ 24। 6 स्वास्थ्य परिचर्या और निरोधक स्वास्थ्य परिचर्या का संवर्धन। ज लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित परियोजनाएं। झ महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और हॉस्टलों की स्थापना करना। इयां महिला थानों का निर्माण, महिला पुलिस की दक्षता बढ़ाने से संबंधित परियोजनाएं। ट मिशन द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य क्षेत्र। जिन परियोजनाओं के लिए योगदान किया गया है उनकी प्रायस्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 समाप्त। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSVI A 303 द्वितीय तल, गोपाला अपार्टमेंट, नरही, राम तीर्थ मार्ग, लखनऊ 226001, या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।